अब हम आगे शुरू करते हुए इसको समझेंगे किस तरीके से जो फेडरलिज्म था वो तो हमने स्ट्रक्चर में क्या है वो भी समझ लिया, उसकी प्रैक्टिस क्या-क्या है, उसका उसका प्रैक्टिकलिटी में क्या-क्या है हमने वो भी समझ लिया। साथ-साथ हम ये भी समझते हैं कि अ, कुछ फिर भी कहीं न कहीं खामियाँ, कुछ कमियाँ उसमें रहीं, जो कि कवर नहीं हो पाईं। तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए इसको इम्प्रूव करने में, क्योंकि किसी भी काम को 1 या 2 या 3 बार में बहुत कंप्लीटली बेटर नहीं किया जा सकता है। उसको अलग-अलग तरीके से, है ना, अलग-अलग सिचुएशन में नई-नई समस्याएँ, नई-नई चैलेंजेस आते हैं। उसी उसी समय पर हर समय बदलाव होते रहते हैं, तब जाकर के कोई भी समस्या उसका समाधान हो पाता है। तो क्या स्टेप्स लिए गए? पहला है कि रेगुलर इलेक्शन एट लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट थी उसने ये समझा कि रेगुलर इलेक्शन कराने की ज़रूरत है हमको लोकल लेवल पर। तो वहाँ पर चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो ग्राम समिति हो, उन सब में जो है रेगुलर इलेक्शन हेल्ड करने की सबसे पहली कोशिश की गई। दूसरा क्या था कि सीट्स आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब तुमको एक बात समझा दूं यहाँ पर कि गांव में सबसे ज्यादा कास्टिज्म है, ठीक है ना। और क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा कास्टिज्म प्रिवेल है ना है सोसाइटी में, तो क्योंकि वहां पर कास्टिज्म है तो वहां पर जो एक अपर कास्ट या एक कहें कि जो अपर कास्ट पीपल हैं वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं अपने से छोटे कास्ट के लोगों के साथ में। तो वहां पर ये जो सिस्टम था कि रिप्रेजेंटेशन लेके आओ, लोगों को इक्वालिटी दो, लोगों की फ्रीडम और स्पीच को, ये बात कहने में बहुत आइडियल थी, क्योंकि गांव में तो एक कॉम्प्लेक्स जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से चली आ रही एक समस्या है वो तो रिजॉल्व नहीं कर सकते ना आप सोसाइटी के अंदर जाकर के। तो वो तो ऐसे ही सोसाइटी में एज इट इज बनी हुई थी, अब आप उसको नहीं संभाल सकते हो। तो वहां पर जो SC ST जो बैकवर्ड क्लासेस जो लोग थे, है ना, उनको आगे आने में बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक रिजर्व सीट वहां पर दी जाए, जिससे कि ज्यादा SC ST अपना रिप्रेजेंटेशन कर पाए और वो अपनी समस्याओं को और अपनी उस प्रॉब्लम्स को खत्म करने में पूरी सहभागिता दें कॉन्स्टिट्यूशन में और डेमोक्रेसी में। एक ये काम किया, ठीक है, सबसे अहम बिंदु है ये भी। दूसरा, 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एट लोकल लेवल। ये भी समझिएगा स्टूडेंट्स की जो सीट्स थी वो वुमेन के लिए रिजर्व कर दी गई, ताकि ना केवल पुरुष दलित कम्युनिटी के लोग आगे आए, बैकवर्ड क्लासेस के लोग आगे आए, बल्कि उनके साथ उनकी महिलाएं, उनकी वाइफ, ठीक है, और उनकी महिलाएं या फिर उस समाज की महिलाएं भी अपना रिप्रेजेंटेशन कर सकें और महिलाओं की समस्या, क्योंकि अगर इस देश में पुरुष एक बड़े मेजॉरिटी में हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी तो आधी या हाफ उस मेजॉरिटी का हिस्सा होंगी। तो महिलाओं को अलग करके हम किसी भी समाज की कल्पना ही नहीं कर सकते। यहाँ तक कि BR अम्बेडकर एक सेंटेंस बोलते हैं कि किसी भी अगर समाज की डेवलपमेंट या किसी समाज की अगर आपको देखना है कि वो समाज कितना उच्च दर्जे का है या वो कितना विकसित है, अगर कि समाज के विकसित पहलुओं को समझना है तो वहां पर देख लीजिए कि वहां पर महिलाओं की कंडीशन, महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक क्या स्थिति है। अगर वहां की महिलाओं की शैक्षिक स्थिति अच्छी है तो वो समाज विकसित समाज है। तो कहीं ना कहीं महिलाएं अहम भूमिका निभाती हैं किसी भी देश को ऊपर उठाने में, अपलिफ्टमेंट में, डेवलपमेंट में। तो यहाँ पर वुमेन को भी 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई, ताकि वो भी एक बड़ी मात्रा में इस देश की वैल्यू, कोर प्रिंसिपल डेमोक्रेसी में अपना मुख्य भूमिका निभा सकें। साथ ही स्टूडेंट्स के एक और बिंदु इन्होंने ऐड किया कि क्रिएटेड सीट्स इलेक्शन कमीशन, एक बॉडी क्रिएट की, स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसके पास इंडिपेंडेंट पावर होंगी कि ये एक बॉडी है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये जो बॉडी है ये लोकल गवर्नमेंट के जो जितने भी इलेक्शन होंगे उनको रेगुलरली कंडक्ट कराने का काम करेगी और वहां की जितने भी समस्याएं हैं उनको फेयर तरीके से, है ना, तरीके से काम कराने की कोशिश करेगी, है ना, क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन वहां भी तो चांसेस हैं कि जब कोई व्यक्ति हजारों सालों से सोसाइटी में प्रिविलेंट है तो वहां पर भी वो स्टेट इलेक्शन कमीशन को खरीद करके वहां कर देगा अपना काम, वहां पर भी डिस्क्रिमिनेट कर देगा। लेकिन क्योंकि वो फ्री एंड फेयर हो
वहां पर इसलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया कि वहां के लिए इंडिपेंडेंट बॉडी बनाइए जिसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं होगा, वो अलग फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी रखेगी, अगर कुछ होता है तो वो फिर उसके लिए अकाउंटेबल होगी। इस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने और वहाँ के जितने भी लोग कर्मचारी हैं जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो लॉज बनाते हैं, उन्होंने इस तरीके के प्रिंसिपल्स बनाए। अब ये बात हुई यहाँ पर। अब हम साथ साथ ये इससे क्या हुआ कि जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था उसमें परिवर्तन आया, एक अभूतपूर्व बदलाव आया और समाज का जो निचला तबका था वो भरने लगा साथ, है ना। ये अच्छे कुछ कदम थे। साथ ही हम समझते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ दो बिंदु थे, कैसे कैसे काम करती हैं मैं बता रहा था क्योंकि हम प्रैक्टिकलिटी में समझ रहे हैं। तो एक तो था अर्बन लोकल गवर्नमेंट और दूसरा था रूरल लोकल गवर्नमेंट। इसका क्या था दोनों का कि इस तरीके सोसाइटी को बांटा, जो थर्ड टायर था ना, थर्ड टीयर था गवर्नमेंट का, उसको इस तरीके से बांटा, एक तो अर्बन है ना गवर्नमेंट और दूसरा लोकल गवर्नमेंट। क्या था ये, कैसे क्या समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं अर्बन को, समझते हैं सबसे पहले। इसमें दो कैटेगरी में बांटा है। दो कैटेगरी क्या थी, एक तो थी कि टाउन, जितने भी टाउन होंगे, अब तो आप ये मुझसे पूछोगे कि सर टाउन की क्या परिभाषा होगी, उसकी अपनी अपनी टर्म एंड कंडीशन है अलग अलग। किसी में 10,000 से अब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी या फिर 10,000 से कम पॉपुलेशन होगी, वहाँ पर नगर पालिका परिषद होगी, वहाँ पर एक ब्लॉक होगा, वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ होंगी, ट्रांसपोर्टेशन होगा वहाँ पर उसका जो ट्रांसपोर्टेशन का हेड, या वहाँ पर एक ब्लॉक में एक थाना या तहसील, इस तरीके कुछ पैरामीटर्स हैं जो किसी क्षेत्र को डेवलप्ड बनाते हैं, किसी देश को विकसित बनाते हैं, किसी छोटे से रीजन को भी विकसित बनाते हैं कि ये एक विकसित शहर है क्योंकि ये विकसित कस्बा है, क्योंकि यहाँ पर ये फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो यहाँ पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर एक नगर पालिका परिषद की तरफ से टंकी है पानी की, जहाँ पर पानी की समस्याएं नहीं होती हैं, यहाँ पर एक प्रॉपर रोड है जो कि यहाँ पर बस चलती हैं, एक बड़ा शहर एक छोटे शहर से कनेक्टेड है, रात को कभी भी तुम आ जा सकते हो। इस तरीके की कुछ छोटी छोटी चीजें मिलकर के एक कस्बे को बनाती हैं। तो वहां पर जो होगी वो म्युनिसिपैलिटीज होंगी और वहां पर चेयरमैन चुना जाएगा, है ना। चेयरमैन कैसे चुना जाएगा कि कस्बे को, एक कस्बा है, मैं एग्जाम्पल की तरह समझाऊं, एक ये कस्बा है, मान लेते हैं इसको, इस कस्बे को डिवाइड किया गया, है ना। ये वार्ड मेंबर होंगे ABCDYZ, मान लीजिए आप कुछ भी, इन वार्ड्स में से कुछ व्यक्तियों को चुना गया, ठीक है। फिर ये व्यक्ति जो चुने गए हैं, ये लोग यहाँ आ गए, मान लीजिए ये एक अलग हो गए, और फिर ये व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को चुने अपने कंसेंट से, तो ये इस तरीके से चेयरमैन चुना जाता है जो उस एरिया कस्बे का चुनाव करेगा, राइट। साथ ही अब ये समझिएगा कि जो दूसरी टाउन मिलकर के क्या बनाते हैं, टाउन मिलकर के बनाते हैं सिटीज के लिए जो एक गवर्नमेंट बॉडी काम करती है उसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनेगा, वो कॉर्पोरेशन क्या करेगा, सिटीज की देखभाल करेगा, उसमें रेगुलेशन बनाएगा, उसके लिए जो समस्याओं को निजात करेगा। वहां पर काम कौन करेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो काम करेगा, ये तो बॉडी हो गई। उस बॉडी में का जो हेड होगा वो होगा मेयर, जिसको बोलते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे गाजियाबाद है, उसका अपना एक उसमें मेयर काम करता है, उसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसका हेड होगा। तो अलग अलग जो सिटी होती है उसमें मेयर काम करते हैं, राइट। तो इसके बाद भी एक क्रम जारी रहता है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटी बनती है इससे और आगे आगे चलता रहता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमने जब हम शहर की तरफ देख रहे हैं, जब हम सिटी की तरफ देख रहे हैं, तो हमको कस्बा मिलता है, टाउन जिसको बोलते हैं, दूसरा मिलता है हमको सिटीज मिलती हैं जिसको हम सिटीज बोलते हैं। और वहां पर चेयरमैन और मेयर दोनों मिलकर के जो विकसित एरिया हैं, विकसित क्षेत्र हैं, है ना, उनको हम विकास कर रहे हैं, है ना। समझ पा रहे हैं ना आप लोग, उनका हम विकास कर पा रहे हैं, मेयर और चेयरमैन दोनों मिलकर के, ठीक है। ये वो क्षेत्र हैं जो गांव से थोड़े से ऊपर हैं, जो गांव से थोड़े से विकसित हैं, ये वो क्षेत्र हैं। लेकिन अब वो क्षेत्र जहां पर गांव है, गांव विद्वान है, और ये गांव तुम देखते हो, आप एक सेंटेंस भी है कि जो भारत है वो उसकी जो आत्मा है वो गांव में निवास करती है, ऐसा महात्मा गांधी और अन्य लोग, बहुत सारे लोगों का विश्वास है। और गांव की एक इमेज, जब मैं गांव बोलता हूं तो दोस्तों की या स्टूडेंट्स, जब मैं गांव बोलता हूं तो मेरे दिमाग में एक इमेज आती है कि एक शुद्ध पानी वाली, एक बढ़िया प्योर पानी की नदी बह रही है, हवा चल रही है, और एक वो है जहाँ पर कोई भी संतुलित खाना है, जहाँ पर एक शुद्ध खाना है, वहाँ पर भोजन है,
भोजन की व्यवस्था है, भैंस पालते हैं, पशु पालते हैं, लोग वहाँ पर पालते हैं, और इस तरह की गतिविधियाँ हैं जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है वहाँ की। वहाँ पर लोग स्वयं ही काम करते हैं और स्वयं ही जो जो दवाइयों से या हाइब्रिड वाले जो पेस्टिसाइड्स हैं या दुनिया भर की जो तमाम जो मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है उनसे परे एक गांव है, वो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की तरह काम करता है। ये इमेज है जहां पर सब चीज शुद्ध होती है, कुछ भी अशुद्ध नहीं होता है, लेकिन और वहां पर सब लोग आसानी से प्यार प्रेम से रहते हैं। यदि किसी पड़ोस के घर में कुछ खत्म हो जाता है तो एक दूसरे घर से मांग करके पेट पालन और सब कुछ काम चलाते हैं। ये इमेज जब मैं गांव बोलता हूं, ग्रामीण अंचल बोलता हूं, तो मुझे इमेज मेरे दिमाग में बनी रहती है। लेकिन हमको ये समझना होगा स्टूडेंट्स कि यही इमेज गांव की नहीं है, हमको दूसरी इमेज में समझना पड़ेगा जहां पर डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है, जहां पर भेदभाव है, अलग अलग कास्ट के बेसिस पर, अलग कम्युनिटी के बेसिस पर, जहां पर एक कम्युनिटी का लोग है ना, सवर्ण जाति का दूसरी छोटी जाति के लोगों को डिस्टर्ब करता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसको स्टेटस ना मिल जाए, उसको एजुकेशन ना मिल जाए, उसके लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। इस तरीके से वहां पर वो लोग काम करते हैं। ये जटिल कॉम्प्लेक्स जो व्यवस्था है वो वहां की बनी हुई है। ये भी हमको साथ साथ में स्टूडेंटों को ये भी समझना चाहिए हमको। तो मैं समझाना चाह रहा हूं अब इस बात को कैसे मैं इस टॉपिक से जोड़ता हूं और कैसे जुड़ी हुई है, इस बात को हमको समझना होगा। अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है ना, उसमें क्या है कि विलेज लेवल पर एक सरकार, एक जो है विलेज जो होता है, गांव जो होता है, वहां पर एक व्यक्ति होता है जो चलाता है, उसको सरपंच बोलते हैं, जिसको प्रधान बोलते हैं, वो वहां का हेड होता है। जब बहुत सारे गांवों को एग्जांपल के तौर पर मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए ये ए गांव है, ठीक है, ये एक ए गांव है और ऐसे ऐसे गांव है। इस गांव के अंदर जो है प्रधान होगा, ठीक है, और प्रधान इस गांव के अंदर 5 या 7 मेंबर होंगे, जिनको वार्ड मेंबर बोल देते हैं, ग्राम प्रधान के सदस्य बोल देते हैं, है ना, वो सदस्य होंगे। जब ये कोई भी डिसीजन लेगा, ये सदस्य इसकी पूर्ण मदद करेंगे, इसको सलाह देंगे कि नहीं नहीं ऐसा ऐसा कीजिए, और प्रधान यहाँ का डिसीजन लेगा, ठीक है। अब ऐसे ऐसे गांव मिलकर के, मान लो एक गांव बी है, एक गांव सी है, एक गांव डी है, एक गांव ई है, ये कुछ गांव मिलकर के, ये गांव मिल गए और ये कुछ गांव मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ब्लॉक स्टैब्लिश करते हैं, एक ब्लॉक लेवल की, उससे बड़ा एक ब्लॉक लेवल पर एक जो है बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, एक व्यवस्था बनाते हैं, उसको ब्लॉक लेवल बोलते हैं। फिर जो ब्लॉक है, ऐसे ऐसे ब्लॉक मिलकर के, ऐसे ऐसे ब्लॉक मिलकर क्या बनाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिएट करते हैं, जहां पर जिला परिषद होता है। तो ये तो लोग तो चुने जाते हैं, इनकी सरकार होती है, इनके इलेक्शन होते हैं, तो चुने जाते हैं। लेकिन तुम मुझे बताओ, जो गांव में एक व्यक्ति है जिसको प्रधान बना दिया गया, क्या वो पढ़ा लिखा होगा? हो सकता है हो, लेकिन ये भी चांसेस हो सकते हैं कि वो नहीं भी हो। तो सरकार एक और नजर से जैसे एक आईना देखती है और उसमें कहती है कि वो जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं भी हो सकते हैं, उनके लिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति नियुक्त करेगी। तो गांव में जो विलेज लेवल है, वहां पर जो प्रधान होता है, जो सरपंच होता है, उसके लिए एक सेक्रेटरी की व्यवस्था करती है। इसके लिए एक सेक्रेटरी होगा जो पार्लियामेंट से, जो स्टेट गवर्नमेंट से या जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी जो भी रूल्स बनाएगी, उन रूल्स की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने में, एग्जीक्यूट करने में जो बहुत मदद करेगा, वो सेक्रेटरी करेगा। इस तरीके से काम चलता है। यहां पर जो ब्लॉक लेवल होता है, यहां पर तुमने बीडीओ का नाम सुना होगा, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ये होता है यहाँ पर की सारी समस्याओं को ये रिजोल्व करता है, थोड़ा सा ऊपर उठ के। उसके ऊपर क्या होता है, उसके जिला परिषद होता है। जिला परिषद क्या काम करता है, जिला परिषद में अब हम यहाँ पर तो डीएम भी काम करते हैं, सर डीएम तो आप भी जानते होंगे, है ना, तो वो भी काम करते हैं। तो इस तरीके से गांव में जो व्यवस्था होती है वो एज ए स्ट्रक्चरल में ऐसे काम करती है कि वहाँ पर प्रधान कैसे काम करता है, बीडीओ कैसे काम करता है, जिला परिषद कैसे काम करता है, इस तरीके से वहाँ व्यवस्था बनती है। अब इस व्यवस्था में जो मैंने बताया कि ये स्टेप्स क्यों लिए गए कि SC ST OBC को रिजर्वेशन मिला, वहां पर महिलाओं को रिजर्व सीट करनी पड़ी, क्योंकि वहां पर एक जटिल कॉम्प्लेक्स सामाजिक व्यवस्था थी, जिस सामाजिक व्यवस्था में जो सवर्ण थे वो हमें सवर्ण रहना चाह रहे थे, जो पावर को अपने आप में अपने हाथ में रखना चाह रहे थे, क्योंकि उस व्यवस्था को खत्म करना था और इक्वेलिटी और इक्विटी मेंटेन करना था हमको। इक्वेलिटी और इक्विटी, समता और समानता, दोनों में अंतर होता है। मैं आने वाली वीडियोस के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन दोनों में अंतर बता सकूं। एक बड़ा अंतर है, मोटा मोटे अभी बता नहीं सकता, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। समता और समानता दोनों को स्टैब्लिश कर सके, दोनों को स्थापित कर सके इस गांव में, इस मोटो को लेकर के, इस उद्देश्य को लेकर के उन्होंने काम किया, गवर्नमेंट ने काम किया। और तब जाकर के यहाँ पर एक जो पिछड़ा हुआ
समुदाय ऊपर निकल के आया, उसका विकास हुआ, उसका डेवलपमेंट हुआ और वो जाकर के अपना रिप्रेजेंट कर पाया, अपनी समस्याओं को एक नेशनल लेवल पर पहुंचा पाया और ताकि उसकी समस्याओं का समाधान किया गया और ये देश आगे बढ़ा। तो ये इस तरीके से इस जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ने काम किया, इस तरीके से कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म ने काम किया, जहां पर पावर्स को सेंटर में ना रख करके हमने अलग अलग स्टेट में और लोकल गवर्नमेंट बॉडीज में इनको डिवाइड किया। हमारी गवर्नमेंट में कुछ बदलाव हुए, मेरिट्स हुए और कुछ डिमेरिट्स भी हुए। मेरिट्स क्या क्या हुए, जैसे कि हमारी डेमोक्रेसी मजबूत हुई और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने की कोशिश हुई, समाज रीजनल समस्याओं का समाधान मिल चुका, ठीक है। और अभी ये खत्म ही नहीं हो गए हैं, अभी और भी समाधान होकर बाकी हैं। जैसे कि एक समस्या मैं आपको बता दूं, बहुत प्रैक्टिकल समस्या है कि आज भी महिला को सीट दे दी कॉन्स्टिट्यूशन ने कि महिलाओं को सीट 1/3 सीट्स रिजर्व फॉर द वुमेन, ठीक है। लेकिन क्या वास्तव में वो महिलाएं निकल के आ रही हैं ऊपर अपलिफ्टमेंट वो रिप्रेजेंटेटिव कर रही हैं क्या अपनी सोसाइटी को? हाँ, वो प्रधान बनती भी हैं, लेकिन क्या वो प्रधान जब बन जाती हैं तो क्या उनका जो डिसीजन होता है उनका खुद का डिसीजन होता है? तो साथियों, दोस्तों और स्टूडेंट्स, जो मेरी वीडियो को, जरूरी नहीं है 10th क्लास के बच्चे देख रहे हो, बल्कि और भी लोग देखेंगे इसको, तो वो समझें कि महिलाओं का वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं होता है। वहां पर भी उनका पति ही उनकी उसकी पावर को एग्जीक्यूट करता है, या फिर कोई अन्य व्यक्ति, या फिर मैंने ऐसे भी अपनी आंखों से वे केस देखे हैं कि एक दलित के, क्योंकि वो दलित है इसलिए उसको रिजर्व सीट मिली हुई है और वो इलेक्शन लड़ता है, और वो इलेक्शन जब लड़ता है तो उसको सीट मिली होती है और वो इलेक्शन जीत भी जाता है, क्योंकि उस पर एक बड़े तबके का, उस समुदाय का जो बड़ा सामाजिक रूप से संपन्न जो व्यक्ति होता है, जिसको सोकल्ड सवर्ण कह सकते हैं, उसके नीचे वो काम करता है। और क्योंकि वो उसके नीचे काम करता है तो सारा पैसा इलेक्शन में लगाने का, सारा कुछ करने का वही देखता है, और सारी पावर उसी के हाथ में होती है जो सवर्ण होता है। और जो दलित होता है उसको रिजर्व सीट मिली हुई है और वो पावर उसके पास नहीं, सवर्ण के पास, वो उसी के पास, दलित के पास में, लेकिन वो उसके नीचे आज भी काम कर रहा है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा, शिक्षित नहीं है, अवेयर नहीं है, जागरूक नहीं है। उसको नहीं पता कि मैं जो ये रिजर्व सीट मुझे मिली है, मुझे ही अपना रिप्रेजेंटेशन करना है, मुझे ही अपना प्रतिनिधित्व करना है, और मेरे ही डिसीजन और मेरा ही जो सिग्नेचर होगा वो अहम होगा, ना ही कि वो सवर्ण, सो कॉल्ड सवर्ण का। समझ में मैं जो समझा रहा हूं, मेरी बात शायद समझ में आ रही होगी। इस तरीके की समस्याएं आज भी सोसाइटी में विद्यमान है, तो उनको कैसे खत्म करना है, ये ऐसे टिपिकल चैलेंजेस हमारी सोसाइटी में आज भी बने हुए हैं ज्यों के त्यों। तो उन पर भी हम इसी तरीके से बात करके, पढ़ाने का मकसद यही नहीं होता है कि सोसाइटी में क्या इस्टेब्लिश है, पढ़ाने का मतलब यही भी होता है कि आज क्या सोसाइटी में उन पर काम हो पाया है। तो इन मुद्दों पर हम आगे बात करते रहेंगे और समझते रहेंगे। अभी के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, थैंक यू।